अक्सर डॉक्यूमेंटेशन और को लोग जो है वो कंप्लायंसेस की तरह देखते हैं, केवल रिकॉर्ड का माध्यम न मानकर एक स्ट्रैटेजिक साधन क्यों मानना चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन अगर हम सरल भाषा में करें तो वो टूल है जिससे कि हम नॉलेज को प्रिजर्व करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन हमारा ट्रस्ट बिल्ड करता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हम अपने इम्पैक्ट को ग्लोरीफाई करते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय एनजीओ सबसे बड़ी कौन सी गलती करते हैं? हम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ज्यादा बोलने लग जाते हैं और अपनी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं। कम्युनिकेशन पर समय और संसाधन तो बहुत खर्च करते हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट होता है वो उतना प्रभावशाली नहीं बनता है। पर यह मूल्यांकन किया जा सकता है। तो आपको कम्युनिकेशन को सिर्फ रीच, फॉलोअर्स और व्यूज से मेजर नहीं करना चाहिए। आपको उसको मेजर करना चाहिए कि क्या आप एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप कर पा रहे हो। ऐसे में सीएसओज की जो नई तकनीक है, ये जो सारा एआई का सिस्टम है, इसको डॉक्यूमेंटेशन, स्टोरी टेलिंग, रिपोर्टिंग, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट को बेहतर बनाने में कैसे उपयोग कर सकते हैं? और एआई जो है ना वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है मगर एम्पैथी रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब आपको एक अच्छा कंटेंट दे सकता है, लेकिन बट उसमें इमोशंस नहीं डाल सकता। नमस्कार, आप सभी का एसआरएन एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम आपको अपनी विशेष श्रृंखला सक्षम के तीसरे एपिसोड के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में साझा किया था कि आईएसआरएन ने इस नई श्रृंखला की शुरुआत सामाजिक संस्थाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए किया है। इस मंच के माध्यम से हम न केवल एनजीओ सेक्टर में जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं, बल्कि एक नए प्रासंगिक मुद्दों को भी आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं, जो संस्थाओं को और अधिक सक्षम, सशक्त और प्रभावी बनाने में मदद कर सके। सक्षम परियोजना का परिचय आज के परिवेश में, जो समय बहुत तेजी से बदल रहा है, हम सब इसको देख रहे हैं। समाज के बदलते इस दौर में विकास की चुनौतियां भी बदल रही हैं और उनके समाधान के तरीके भी बदल रहे हैं। ऐसे में सामाजिक संस्थाओं की भूमिका और अधिक भी महत्वपूर्ण हो जाती है। खासकर छोटे और मध्यम स्तर जो संस्थाएं हैं, उनके लिए यह बहुत जरूरी है कि ये अपनी संस्थागत क्षमता को कैसे मजबूत करें, समय के साथ अपने को ढालें, अपनी जो बदलती जरूरतें हैं उनके अनुरूप अपने काम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। और इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम कार्यक्रम की परिकल्पना की गई। इसका उद्देश्य भारतीय सामाजिक संस्थाओं की क्षमताओं को सुदृढ़ करना, ताकि न केवल ये वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सकें, बल्कि भविष्य के लिए भी स्वयं को तैयार कर सकें। यह कार्यक्रम सहभागी शिक्षण केंद्र, यूरोपीय संघ, वेल्थ हंगर हिल पे, जिसको हम सब WHH के नाम से जानते हैं, उनके सहयोग से संचालित किया जा रहा है। और हम आपको संस्था का एक परिचय भी देंगे, सक्षम प्रोग्राम के बारे में भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब से एक छोटा सा आग्रह करना चाहता हूं। यदि आपको आईएसआरएन का यह प्रयास सार्थक लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने साथियों, समूहों तथा नेटवर्क में अधिक से अधिक शेयर करें। आपका यह सहयोग इस पहल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमें मदद करेगा और साथ में हम इस सबको आपके साथ लेकर आगे जा पाएंगे। आज के एपिसोड का परिचय, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। सक्षम श्रृंखला के इस तीसरे एपिसोड का विषय है रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर सीएसओज बिल्डिंग ट्रस्ट, विजिबिलिटी एंड इम्पैक्ट। अर्थात सिविल सोसाइटी संगठनों का प्रभावी प्रलेखन एवं संवाद, विश्वास, विश्वसनीयता और स्थायी प्रभाव का आधार ये कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय को लेकर यह सुनिश्चित करेंगे कि संगठन अपने उद्देश्यों के अनुरूप ईमानदारी और दक्षता, अपने स्किल्स के साथ काम करें और अपने जो लाभकारी, जो हितधारक हैं, जो आपके बेनिफिशरीज हैं, उनका विश्वास कैसे बनाए रखा जाए।
इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट श्री करण कपूर जी। श्री करण कपूर जी का मैं डिटेल में एक बार आपके सम्मुख परिचय रखना चाहूँगा। उनके अनुभव और विचार के माध्यम से हम इस विषय को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उनका, जैसे मैंने कहा, कि एक संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख रखता हूँ। करण कपूर जी जो आज हमारे गेस्ट हैं, आज के विषय को जो बहुत ही प्रमुखता से आप सबके साथ साझा करेंगे, वो एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन एवं मीडिया कंसल्टेंट हैं। उनका 15 वर्षों से अधिक का एक समृद्ध अनुभव रखते हैं वो। उन्होंने स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया, स्टोरी टेलिंग, नॉलेज मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक रूप से काम किया है। वर्तमान में वो वेल्थ हंगर हिल्फे इंडिया में कम्युनिकेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। इससे पूर्व वो ICR, IER, ममता और ब्रुक इंडिया जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कार्य करते हुए संगठनात्मक संचार, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, जनसंपर्क है और जो ऑर्गेनाइजेशन विजिबिलिटी, जिसको हम संस्थागत पहचान कहते हैं, उन सब को सशक्त बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। करण जी का एक दृढ़ विश्वास है कि प्रभावी संवाद केवल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन लाने और संस्थाओं को अधिक प्रभावशाली एवं सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आइए आज के इस विशेष एपिसोड में हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि प्रभावी कम्युनिकेशन किस प्रकार से गैर सरकारी संगठनों के लिए एक परिवर्तन का एक सशक्त साधन बन सकता है। तो आइए बिना अधिक समय गंवाए हम सब आपका, करण कपूर जी का, पूरी ISRN टीम की तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो आइए चलिए, आज के हमारे जो गेस्ट हैं करण कपूर जी, जिनका मैंने अभी आपसे संक्षिप्त परिचय साझा किया, मैं सीधे उनसे आपको रूबरू कराता हूं। करण कपूर जी, स्वागत है ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में। आप आए, आपका पूरी ISRN टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन आंसर में हम लोग शुरू करें। इससे पहले आप अगर कुछ अपने आज के विषय पे कुछ बात करना चाहें या अपने बारे में कुछ बताना चाहें तो प्लीज़। तो बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, आपका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और पूरी ISRN टीम का जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पे एज ए गेस्ट बन के आया हूँ। और जैसा आज का मुद्दा है डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, आजकल के युग में ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दे हैं जो हर NGO को करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। और मुझे लगता है कि जो, जैसे कहावत भी है, जो दिखता है वही बिकता है। राइट, NGOs काम बहुत करती हैं, राइट, बहुत सुंदर काम करती हैं, बहुत उसके अंदर हार्ड वर्क डालती हैं, बट कहीं ना कहीं आउटरीच में कमी कर देती हैं। ट्रू। और कहीं ना कहीं लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाती, जिसके लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है डोनर्स को ढूंढने के लिए, फंडिंग ढूंढने के लिए, अपना FCRA को अप्रूव करवाने के लिए, और काफ़ी सारे मुद्दों के लिए। तो मुझे लगता है कि आप काम करिए भी, उसे प्रिजर्व भी करिए और उसे शो भी करिए, और दुनिया के हाथ में अपनी एक छाप छोड़ते जाइए जो आप अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज जो ज़रूरत है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपने आज का विषय की शुरुआत कर दी है और जो टैगलाइन दी है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए ये समझ बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूं उससे पहले जस्ट एक पॉडकास्ट का आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहेंगे कि ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और सक्षम प्रोग्राम का ये तीसरा एपिसोड आज हम शूट कर रहे हैं, जिसमें Brilliant. आज हम डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन पर बात करेंगे। इस पूरे पॉडकास्ट का 3 फेजेस में है। फर्स्ट फेज में हम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उसका आप अच्छा आंसर दे सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट सामने आए और लोगों को टेक्निकल नो हाउ जो है वो मालूम चल सके। सेकेंड फेज एक हमारा रैपिड रिस्पांस राउंड है, जहां पर हम शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आंसर यस या नो या ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन या शॉर्ट में आए। थर्ड जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम ऑडियंस क्वेश्चंस है, जो जब भी हम सब्जेक्ट फाइनल करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उस सब्जेक्ट को हम अपनी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस को भेजें। जैसा आप जानते हैं कि ISRN एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है और 800 से ज़्यादा संस्थाएं हमारी सदस्य हैं।
तो उनको विषय रखते हैं और उनके सवाल जो आते हैं वो हमारी टीम उनके बिहाफ पर पूछती है। तो ये 3 सेगमेंट हैं, इन तीनों सेगमेंट में हम आज आपसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से लोगों के सामने रख पाएं। तो पहला सवाल मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ विषय को समझने के लिए, वो ये है कि अक्सर डॉक्यूमेंटेशन और को लोग जो है वो कंप्लायंसेस की तरह देखते हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन को एक नेसेसरी कंपोनेंट की तरह ट्रीट नहीं करते। आपके अनुसार सीएसओज जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन को केवल रिकॉर्ड का माध्यम न मानकर ऑर्गेनाइजेशनल क्रेडिबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल लर्निंग, फंड रेजिंग, एडवोकेसी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए एक स्ट्रैटेजिक साधन क्यों मानना चाहिए, ऐसा आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका संतोष जी। और मुझे लगता है कि मैं इसकी इन डेप्थ में जाऊं, इससे पहले हमें समझना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन है क्या। राइट। डॉक्यूमेंटेशन अगर हम सरल भाषा में करें तो वो टूल है जिससे कि हम नॉलेज को प्रिजर्व करते हैं, और जितना अच्छा हम प्रिजर्व करेंगे उतनी ही उसकी लॉन्गेटिविटी हम बढ़ा पाएंगे। और मुझे लगता है कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन हमारा ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो एक चीज है जिसे हम प्रिजर्व करते हैं, कम्युनिकेशन से हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हम अपने इम्पैक्ट को ग्लोरीफाई करते हैं। वेरी नाइस। कि हम अपना इम्पैक्ट कर पा रहे हैं, हम लोगों को दिखा पा रहे हैं कि ये आज की शुरुआत नहीं है, ये सदियां लगी हमें, तब जाके हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं और हम ये काम आज कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। और देखिए आजकल के युग में जो व्हाट इज ट्रेंडिंग, द ट्रेंडिंग इज बिहाइंड द सीन्स। पीपल आर नॉट just wanted to see the final outcome. They wanted to see the organicness. They wanted to see the rawness. Right. कितनी उसमें छोटी छोटी चीजें मिली हैं, तब जाके वो आपने बड़ा मुकाम हासिल किया है। और वो छोटी छोटी सेलिब्रेशंस को, विन्स को सेलिब्रेट करते हैं और तब जाके उसको इम्पैक्ट दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सिर्फ एक रिपोर्टिंग नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी को जितना अच्छा बनाएंगे उतनी आप उसकी लॉन्गेटिविटी बनाएंगे। Right. उतने ही आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी बेहतर, और उसी से ही आपकी एक क्रेडिबिलिटी बन पाएगी और आपकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि कैसे प्रिजर्व किया। उस वक्त जो साधन थे आपने उसमें उस वक्त प्रिजर्व किया, आज जो साधन है हम उनको अगर सही समय से और सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे तो आई थिंक हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ स्पैन भी बहुत बढ़ा देंगे। क्योंकि इट्स अ ह्यूमन फिनोमिना कि जो ट्रेंड 10 साल पहले था, इट विल कम अगेन बट इन अ डिफरेंट फॉर्म। वेरी नाइस। एंड इफ यू हैव डॉक्यूमेंटेड द माइलस्टोन, you will able to cross those hurdles very easily. वेरी नाइस। तो आपने ये देखा कि करण जी ने जो बात कही कि डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, इट्स नॉट ओनली अ कंप्लायंसेस टूल्स, इट्स अ टूल्स फॉर योर विजिबिलिटी, इट्स अ टूल्स फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द होल जर्नी। राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। इसी से जुड़ा एक छोटा सा और दूसरा सवाल है कि आज जो डोनर हैं, सीएसआर पार्टनर्स हैं या सरकार है, और समुदाय केवल गतिविधियां, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको उनकी सूची नहीं बल्कि वास्तविक आउटकम्स और इम्पैक्ट का प्रमाण देखना चाहती है। जो आपने बात कहा कि वो रिजल्ट देखना चाहते हैं। ऐसे में सीएसओज अपने डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम को कैसे मजबूत करें ताकि वो इम्पैक्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और वैल्यू फॉर मनी को प्रभावी ढंग से माप सकें, रिकॉर्ड कर सकें और प्रस्तुत कर सकें। जी, बहुत सुंदर। और आई थिंक उसी की कंटिन्यूएशन में है। हमने अपने पहले सवाल में बोला कि डॉक्यूमेंटेशन इज अ टूल ऑफ प्रिजर्विंग द मेमोरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसी से ही जब हम एक्टिविटीज की बात करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप एक्टिविटीज को सिर्फ रिपोर्ट तक सीमित मत रखिए। उसको एज अ टूल समझिए जिसमें आप बिहेवियर चेंज को दिखाएं। राइट। उसको एज अ ऐसा कंपेरेबल दिखाए कि ये पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया। True.
तो अगर आपने अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप हाथ ही हाथ में एक केस स्टडीज तैयार कर रहे हैं, एक टेस्टिमनी तैयार कर रहे हैं कि आपने किस तरीके से वो चैलेंजिंग टाइम, आपका जो पहले वाली गतिविधि थी, मान लीजिए आजकल बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड का हम बहुत एग्जाम्पल देते हैं। सो उन लोगों को हमें बताना पड़ेगा कि कोविड के दौरान हमने क्या चैलेंजेस आए हमारे पास। तो एक तरह से आप जो बात कर रहे हैं वो प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं जी, कि जी, स्टेप जी। बाय स्टेप हमें जो भी हम काम कर रहे हैं उनको हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए। जी, राइट। डॉक्यूमेंट करना है और एक्टिविटीज को एक्टिविटीज ना सीमित रख के अपना इम्पैक्ट दिखाना है, चाहे वो केस स्टडीज के थ्रू दिखाएं हम, सिर्फ हम उसको एक्टिविटी ना माने एक मेरिट, या हम उसमें सिर्फ ये ना कहें कि हमने 500 महिलाओं को ट्रेन कर दिया एक तो न्यूट्रिशन गार्डन ये पे जैसे। ये आप जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ज्यादातर एनजीओज जब रिपोर्ट बनाते हैं तो वो सिर्फ अपनी सक्सेस बताते हैं या अचीवमेंट बताते हैं, लेकिन आपने जो एक पॉइंट कहा वो बहुत नोट करने वाला है कि हमें प्रोसेस। सिर्फ अचीवमेंट नहीं बताना है बल्कि चैलेंजेस को भी डॉक्यूमेंट करना है, प्रोसेस को भी डॉक्यूमेंट करना है, उसमें जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें की हैं उन सबको भी हमें हाईलाइट करना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेक होल्डर्स का कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करना है, जो कम्युनिटी के ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी उनको हाईलाइट करना है, क्योंकि अगर डिफरेंस क्रिएट करना है तो मुझे लगता है कि हमें पहले का जो स्टेटस था वो दिखाते हुए बिल्कुल हमें जो हमने चेंज किया है, जो वो ट्रांसफॉर्म किया बिफोर है, एंड आफ्टर हाँ वो जरूर दिखाएं। दिखाना तो पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात कही। और साथ प्लीज। साथ में उसमें टेस्टिमोनियल्स भी लीजिए, कहीं ना कहीं कोट भी लीजिए, हम्म। क्योंकि जब हम एक्टिविटीज करते हैं हम्म। तो वो सिर्फ एक एक्टिविटीज नहीं होती, वो हमारा एक माध्यम होता है। और जब हम उसको डॉक्यूमेंट करके कम्युनिकेट करते हैं तो हमें एक बड़ा फाइन बैलेंस रखना है हार्ट और माइंड का। मैं हमेशा बोलता हूँ जो आपका डेटा है वो आपका माइंड है। कभी कभी हम इतना डेटा दिखा देते हैं एक्टिविटीज में और अपना हार्ट खो जाता है, इमोशंस खो जाते हैं। ट्रू। तो आपने जब उनको प्रोजेक्ट करना है या आपने जब उनको दिखाना है तो अपना हार्ट, जो कि डेटा, जो कि आपका इमोशंस है, वो इमोशंस रखिए, और डेटा जो कि आपके माइंड है उसको भी करिए। जब हार्ट एंड माइंड मिलेगा तब वो एक अच्छी रिपोर्ट बन पाएगी, अच्छी स्टोरी बन पाएगी, अच्छी केस स्टडी पहुंच पाएगी और लाखों तक इम्पैक्ट डालेगी। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात ये आपने बताई है। इस तरह से हमें अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन में भी क्या क्या चीज़ें कैप्चर करनी है उसको हमने ध्यान से सुना है। मैं एक और सवाल जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, आज कम्युनिकेशन केवल प्रेस रिलीज या न्यूज़लेटर तक सीमित नहीं है। एक प्रभावी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में स्टोरी टेलिंग, जैसे आपने कहा, ब्रांडिंग, मीडिया रिलेशंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनल कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड क्राइसिस कम्युनिकेशन जैसे कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक होने चाहिए। पहला सवाल ये है, कौन कौन से महत्वपूर्ण उसके कंपोनेंट या इम्पोर्टेंट टूल्स होने चाहिए, इन सभी की भूमिका क्या है और ये किसी सीएसओ की सफलता के लिए क्यों आवश्यक है। देखिए, मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी जो है बहुत ज़रूरी है और हमें इसको सिर्फ सोशल मीडिया या ब्रांडिंग तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन एक इकोसिस्टम है। इसका एक इकोसिस्टम शुरू होता है और इसको इकोसिस्टम को इजीली समझने का जो एक फ्रेमवर्क है, मैं उसको 4I फ्रेमवर्क बोलता हूँ। उसमें होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है उसमें 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, एक तो आप इन्फॉर्म करें अपनी कम्युनिकेशन से, जो पहला है ओके। इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस। दूसरा होता है कि जब आप अवेयर अच्छा कर पाते हैं तो आप इंस्पायर करते हैं, कोई एक्शन ले। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो इन्फॉर्म से दूसरी स्टेज पे जाए, वो है इंस्पायर। ओके। क्योंकि जब ये आपकी कम्युनिटी है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है या जो आजकल हम आपके दूसरे टूल्स हैं, डिजिटल एंगेजमेंट टूल्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हमारे मतलब एक्स हैं, जितने भी सोशल जितने भी मीडिया हैं, प्लेटफॉर्म हैं, अगर ये एक इसको कम्युनिकेशन इकोसिस्टम है। तो ये सब आपकी एक कम्युनिटी बन गई है। सिर्फ फॉलोअर्स तक इसको सीमित मत रखिए, ये आपकी एक कम्युनिटी है। तो पहला होना चाहिए, हम पूरे अपने कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क में या इकोसिस्टम में इन्फॉर्म करें। दूसरा, उसी चीज से हम इंस्पायर करें लोगों को ताकि वो एक्शन लें।
एक्शन करने के बाद जब वो एक्शन लेंगे तो वो अपने साथ वाले को इन्फ्लुएंस करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उस कम्युनिटी के, तो वो सारे इन्फ्लुएंस होंगे। और उसके बाद जब वो इन्फ्लुएंस होंगे तो वो काम करेंगे, वो इन्वॉल्व होंगे, और जब वो इन्वॉल्व होंगे तो यू विल सी द इम्पैक्ट। यस, वेरी नाइस। सो फ्रॉम इन्फॉर्म, इंस्पायर, इन्फ्लुएंस एंड देन कम्स द इन्वॉल्वमेंट। और जब इन्वॉल्व होंगे तो आप देखेंगे गांव के गांव बदलेंगे। तो ये 4I है जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है जी। एक बार इसे रिपीट कर सकते हैं? इन्फॉर्म, इन्फॉर्म, इंस्पायर, इंस्पायर, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस और इन्वॉल्व। ओह वेरी नाइस। सो ये 4I का कमाल है जहां जिसके यूज से बिल्कुल आप अपने इम्पोर्टेंस और विजिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। तो जो चौथा सवाल है आज का, फर्स्ट हम बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने निकाली है। मैं अब जो आप पॉइंट अभी आपने लास्ट अपने आंसर में कहा, मैं उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि आज सोशल मीडिया जो एक कम्युनिटी का जो आपने पार्ट कहा कि एक कम्युनिटी है, तो सोशल मीडिया नागरिक समाज जो ये सामाजिक संगठन हैं उनके लिए बहुत एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन चैनल के रूप में एक बन चुका है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ कर रही हैं, लेकिन अभी भी इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि CSOs किस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रणनीतिक उपयोग करके अपने इम्पैक्ट को बढ़ा सकते हैं और अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। समुदाय की सक्रिय भागीदारी, मतलब जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हम लोग करते हैं, उसको कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। और इसका कुछ आंसर मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी दिया है आपने, राइट, कि जब आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो उस सोशल मीडिया को आप सिर्फ फॉलोअर्स तक लिमिटेड मत रखिए। इसकी कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स भी बताइए प्लीज कि कैसे उसको प्रभावी बनाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको आप एक जब कम्युनिटी मांगेंगे ना, क्योंकि हमें अपना खुद का भी मुझे लगता है बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा कि हम उसको ऐसे सिर्फ सोशल मीडिया एक एक्टिविटी रजिस्टर या सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए ना यूज करें, हम उसको एज अ कम्युनिटी मांगे। और जब हम सोशल मीडिया को एज अ कम्युनिटी मानेंगे तो हम लोग उसके ऊपर ऑथेंटिक स्टोरीज डालेंगे, राइट, ऑथेंटिक स्टोरीज जो कि हार्ट टू हार्ट टच करती हैं। जब वो हार्ट टू हार्ट करती हैं, कर सकते हैं ऑथेंटिक स्टोरी क्या हो सकती है, जैसे किस तरह को हम ऑथेंटिक बोलेंगे? तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे मान लीजिए आपने 500 फार्मर्स की ट्रेनिंग करी, उसको आप दिखाना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ पोस्ट ऑन लाइक हमने 500 लोगों के साथ ट्रेनिंग करी, आप ये बताइए ट्रेनिंग के बाद 300 से ज़्यादा लोग न्यूट्रिशन गार्डन बना रहे हैं, उनमें ये मोटिवेशन आ गई है और उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि वो बना के जाएंगे। दे हैव प्लेज्ड टू मेक अ न्यूट्रिशन गार्डन इन देयर होम्स। तो इम्पैक्ट जो है आप एक एक्टिविटी नहीं दिखा रहे कि जो आपने ट्रेनिंग से करी, एज ए इंफॉर्मेशन हम न्यूज नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके इम्पैक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं। दैट विल बी हार्ट टचिंग, राइट। जो उनका टेक अवे है, आज हमने ट्रेनिंग करी और आज हमने सुनिश्चित किया कि अब हम ये काम करेंगे और हमने ये काम करना शुरू कर दिया है। सो देखिए जो आजकल नेगेटिव मीडिया कनोटेशन जो जा रहा है, आप देखिए ऑल दोज मीडिया इज नेचुरली गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिविटी। यस, और इस तरह के ले जा रहा है, जो नेगेटिव मैसेज हैं जल्दी हाईलाइट भी होते हैं। पॉजिटिव डेवलपमेंटल न्यूज उतनी कवर नहीं होती हैं, लोग उसको उतना पढ़ना नहीं चाहते हैं जी। इसीलिए हमें उसमें होप लानी चाहिए, द स्टोरी ऑफ होप। यस, क्योंकि जब होप आएगी तो वही जो है आपका इन्फॉर्म करेगा, इंस्पायर करेगा और इन्वॉल्व करेगा। क्या बात है। तो जब होप आएगी, लोगों में एक इच्छा जागरूक होगी, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? वो छोटी छोटी कहानी से कर सकते हैं। जो छोटी छोटी कम्युनिटी हीरोज बोलता हूं मैं उन्हें, हर कम्युनिटीज में कम्युनिटी हीरोज होते हैं, उनकी कहानी लेके आइए, उनके चैलेंजेस दिखाइए। आप सिर्फ दिखाते हैं कि अब इन्होंने ये कर लिया, क्या चैलेंजेस थे जो आपने प्रिजर्व करे, उसको लेके आइए। मैं आपको आपकी बात से एक मुझे बात याद आ रही है, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूँगा कि आपने कहा कि इम्पैक्ट कैसे वर्क करता है। तो जैसे स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ भारत में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको हाईलाइट किया, उसमें उसका इम्पैक्ट मैं देखता हूँ कि आज छोटे छोटे बच्चे भी
टॉफी का रैपर भी नहीं फेंकते और बिल्कुल उनको बिल्कुल। पॉकेट में रखते हैं, या जी दूसरे अगर कोई फेंक रहे हैं तो उनको टोकते हैं। जी जी तो जी। ये वो इम्पैक्ट है जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के थ्रू स्टैब्लिश हुआ है और बिहेवियरल चेंज भी हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात आपने कही। सोशल मीडिया आज के समय में ना सिर्फ कम्युनिकेशन डिस्मिनेशन का काम कर रहा है, ना सिर्फ ब्रांडिंग का काम कर रहा है, ना सिर्फ विजिबिलिटी इन्हेंसमेंट का काम कर रहा है, बल्कि एक तरह से क्राउड फंडिंग और फंड रेजिंग में भी हेल्प कर रहा है। तो हम्म। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है कि आज क्राउड फंडिंग और डिजिटल फंड रेजिंग तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रभावी डॉक्यूमेंटेशन, जो तरह से सर्टिफाइड स्टोरी टेलिंग, इम्पैक्ट डेटा, और जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का एक जो कम्युनिकेशन कैंपेन है, किस प्रकार से सीएसओस को व्यक्तिगत डोनर, जो इंडिविजुअल डोनर हैं क्राउड फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्तमान में उनको साथ अपने साथ जोड़ने के लिए या फंड रेजिंग इनिशिएटिव को सफल बनाने के लिए कैसे सहायता कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये बहुत वैलिड पॉइंट है और आजकल इसका बहुत यूज़ हो रहा है। और मैं जितना समझ पाया हूँ कम्युनिकेशन को, लोग जो है वो प्रोजेक्ट को फंड नहीं करते, बेसिकली वो Activity. पर्पस और इम्पैक्ट कॉज को वो फंड करते हैं। राइट। तो हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम उन सब चीज़ों को अपने सोशल मीडिया पे या अपने कम्युनिकेशन कोलैटरल्स में कहीं ना कहीं दिखा पाए। तो जैसे मैंने बोला, अपने एविडेंस अगर आप दिखाएं, आप बिफोर एंड आफ्टर वाला कोई वो दिखाएं, जिससे कि क्या बढ़ेगी, आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। आप हर रोज दिखाइए कि क्या छोटा छोटा आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आपका और डोनर ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट एस्टैब्लिश होगा। क्योंकि हमें मानना पड़ेगा, आजकल जो कम्युनिकेशन है उसका डायफाग्राम या उसका इकोसिस्टम से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। कम्युनिकेशन इज बिकमिंग अ सिनोनिम ऑफ ट्रस्ट, यस, इज बिकमिंग अ सिनोनिम ऑफ रिलेशनशिप, इज बिकमिंग अ रिलेशनशिप ऑफ कम्युनिटी। जो बैरियर है आपका और हमें, वो बैरियर को जो वो तोड़ रहा है। तो उसको हम और कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर हम एक अपनी टेस्टिमोनियल्स ला के डाल सकते हैं, कि हमारी छोटी छोटी कोट्स डाल सकते हैं, कि छोटे जैसे छोटे एग्जाम्पल कोई एक कैसा कोच डाल सकते हैं? जैसे मैं न्यूट्रिशन गार्डन ही बोलूंगा, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि न्यूट्रिशन गार्डन में जैसे मैंने खुद एक स्टोरी करी पुष्पा देवी जी की, मैंने नाम चेंज किया है यहाँ पे। तो उनके घर में उन्होंने खुद बताया कि कैसे जो उनकी बेटी थी, जब वो बॉर्न हुई, वो अंडरवेट थी। ओ, तो उन्होंने जब वो न्यूट्रिशन माल माल नरिश थी, हम्म, जब पोषण वाटिका बनाई, घर की सब्जियां दी, उनने अच्छा लैक्टेशन हुआ, वो अच्छा उनको भी देने लगी और उनको अच्छी बेहतर सब्जियां देने लगी, तो उनकी उसमें बहुत फर्क आया। ना उसमें पेस्टिसाइड्स थे, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स थी, घर का खाना था, न्यूट्रिशन गार्डन था, घर का सब कुछ था, तो वो उनमें हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट आया। तो राइट। छोटी छोटी चीजें, इट माइट लुक्स वेरी सिंपल हमारे यहाँ बैठ के, बट मुझे लगता है वो छोटे छोटे एक्शंस ही होते हैं जो कि बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो हम उन छोटे एक्शंस को हमें डॉक्यूमेंट इस तरीके से करना है। और आजकल तो इतने साधन आ गए, हमारे रील्स आ गई हैं, आप छोटे छोटे बाइट्स ले सकते हैं, उनको उनको एक्शन इन वर्क दिखा सकते हैं, क्या उनको इसमें कैप्चर कर सकते बेनिफिशरीज हैं। का भी इंटरव्यू दिखाया जा सकता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल दिखाइए। और इसका एक सक्सेस फॉर्मूला है जो कि मैं आपको करूंगा। एक अच्छी स्टोरी विद द तड़का ऑफ एविडेंस, और उसके साथ में जो हम कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, इज इक्वल टू फंडिंग। वेरी नाइस। ये तड़का ऑफ एविडेंस याद रखिए आप। हाँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि हर स्टोरी में जो एक तड़का लगाना है, मतलब बिल्कुल उसके एविडेंस के साथ उसको प्रस्तुत करना जो लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप कर सके, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी हो सकती जी। है। तो वो पहला रहेगा, स्टोरी, एविडेंट, ट्रस्ट इज इक्वल टू फंडिंग। तो अगर आप एक अच्छी स्टोरी दिखा रहे हैं, उसके अंदर इम्पैक्ट और एविडेंस दिखा रहे हैं कि कब हमने शुरू किया था, कितना ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सपोर्ट किया, क्या प्रोसेस था उसके अंदर, प्रोसेस जानना चाहते हैं लोग, वो एविडेंस के माध्यम से दिखाइए और एक ट्रस्ट बिल्ड करिए। वो ट्रस्ट कैसे आएगा, जब उसमें एक टेस्टिमोनियल आएगा, एक कोट आएगा। तो वो जब वो कोट आएगा, इज इक्वल टू फंडिंग। वेरी नाइस। तो आपका डोनर प्रभावित होगा ही होगा आपको डोनर के लिए, और उसको भी लगेगा कि जहां वो फंडिंग कर रहा है उसका काम सही जगह से सदुपयोग हो रहा है और बेहतर आप इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही। ये इतने अच्छे डिस्कशंस हैं, अगर इसको आप यूटिलाइज करेंगे तो मुझे यकीन है
कि आपका सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन और विजिबिलिटी तीनों एक साथ बढ़ेंगी। जी अभी मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। आजकल क्योंकि बहुत डिजिटल जो वर्ल्ड है वो एआई के साथ बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, और बिना एआई के बात किए हम आज डिजिटल में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा सवाल इसी से जुड़ा है कि एआई डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और डेटा एनालिटिक्स तेज़ी से नॉन प्रॉफिट को बदल रहे हैं। ऐसे में सीएसओज की जो नई तकनीक है, ये जो सारा एआई का सिस्टम है, इसको डॉक्यूमेंटेशन, स्टोरी टेलिंग, रिपोर्टिंग, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट को बेहतर बनाने में कैसे उपयोग कर सकते हैं, और क्या ये एथिकल कम्युनिकेशन का पार्ट होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इसमें एक ही वन लाइन देना चाहूँगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा यस प्लीज। कि एआई जो है ना वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, मगर एम्पैथी रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब आप आपको एक अच्छा कंटेंट दे सकता है, कंटेंट दे सकता है लेकिन बट उसमें उसको इमोशंस नहीं डाल इमोशंस सकते, नहीं डाल सकता, या जो एक्चुअल फील्ड जो में जो है यस, वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास फील्ड का एक्सपोजर नहीं है, उसके पास रियल डेटा लाइफ नहीं। सिनेरियोज नहीं है, उसके पास रियल लाइफ चैलेंजेस नहीं देख पा रहा, वो उसकी बैकग्राउंडर नहीं देख पा रहा। तो जो स्टोर डाटा है, तो यहाँ पे जो है आपका ह्यूमन वाला एलिमेंट काम आता है, जो कि आप देखते हैं उसमें एथिक्स हैं, उसमें कंसेंट है, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट है, और आपकी प्राइवेसी। क्योंकि वो तो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने ब्लड टेस्ट कर देगा और आपको निकाल देगा, लेकिन जब आप वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, जब आप उसको लिखते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए कि उसके अंदर जो है वो ऑथेंटिसिटी हो, वो एक ह्यूमन टच हो, जो इमोशंस वाला है, जो बहुत ज़रूरी है। और वो आपका एक, मैं कहूँगा एआई जो है उसे असिस्टेंट बनाइए, डिसीजन मेकर आप खुद बनिए। और इसमें एआई का यूज़ करते हुए क्या हम सोशल मीडिया और जो हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी कुछ इसकी मदद ली जा सकती बिल्कुल है? आप लीजिए, लेकिन आप ड्राफ्टिंग खुद करिए, उससे लैंग्वेज करेक्ट करवाइए। ओके। तो पहली ड्राफ्टिंग आप खुद कर सकते हैं, उसके अंदर इमोशंस ला सकते हैं, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट ला सकते हैं, आजकल बहुत ऑथेंटिसिटी सारे ला लोग सकते हैं। एक तो ड्राफ्टिंग का पार्ट है जो करते हैं, जी दूसरा मैंने देखा कि जो पहले जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स थे या जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में पोस्टर्स बनाते थे, वो सब कैनवा पे या जो और जी प्लेटफॉर्म्स जी हैं उनके थ्रू हेल्प टूल्स के थ्रू हेल्प करके बनाते थे। अब एआई आने के बाद आपको बहुत इजीली पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोस और पोस्टर्स ऐसे बन जाते हैं। लेकिन आपने जो एक बात कही वो मेरा भी अनुभव है कि बहुत सारे पोस्टर्स, एआई पोस्टर्स के अंदर वो आत्मा नहीं रहती है। नहीं मतलब रहती। सब्जेक्ट को जो देखने में तो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अगर आप कंपेयर करें जो एक नॉर्मल पोस्टर बनाया गया है और एक एआई पोस्टर है, तो दोनों में आपको जो जो मजा देखने में उसमें आएगा नॉर्मल पोस्टर में, वो शायद एआई पोस्टर में नहीं नहीं, आएगा। बिल्कुल आएगा। तो इसमें कैसे करा जा सकता है? तो मेरे को आपने बिल्कुल सही बात बताई है, क्योंकि हमारी आईज, हमारे सेंसेस बड़े ही हाईली इफेक्टिव हैं, और वो कुछ भी गलत चीज को बड़ी जल्दी डायग्नोज करते हैं, उससे हमारा ट्रस्ट ब्रेक होता है। Right. सो इफ यू वांट टू यूज एआई, आई वुड से यू क्रिएट एलिमेंट्स राइट। रादर देन क्रिएटिंग अ फुल पिक्चर, यू क्रिएट एलिमेंट्स। मान लीजिए एक पोस्टर में आपके ह्यूमन है, तो आप ह्यूमन लीजिए, लेकिन अगर आप उसमें कुछ माइक दिखाना चाह रहे हैं, या फार्मर दिखाना चाह रहे हैं, या उसमें कुछ फ्रूट्स दिखाना चाह रहे हैं, तो जो नॉन, जिसे हम बोलेंगे लिविंग एलिमेंट्स है, वो क्रिएट करिए। राइट। ह्यूमन वही रखिए, ताकि लोग आजकल उससे लोग वो ह्यूमन टू एआई भी ह्यूमन, डाल वो भी देते हैं एआई में ह्यूमन। डाल देते हैं। ह्यूमन आ रहे हैं, उसको भी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसकी भी प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे हम ऑथेंटिक नहीं बन रहे, बहुत अच्छी बात थी। ऑथेंटिसिटी हम कहीं तो ना कहीं खो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात ध्यान देने की है कि आप खुद उसको बनाइए। जैसे अगर आप कोई कंटेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं तो पहले ड्राफ्ट करिए, फिर उसकी हेल्प लीजिए। ऐसे ही पोस्टर डिजाइनिंग या पिक्चर डिजाइनिंग में भी इस तरह का काम हम कर सकते हैं। या रेफरेंस के लिए लीजिए, हाँ, कि आप, मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, मुझे इसका एक रेफरेंस दीजिए, और फिर उसको आप अपने एलिमेंट के साथ मिक्स एंड मैच करके एक अच्छा पोस्टर बनाइए, अच्छी उसके अंदर जो है ड्राफ्टिंग उस तरीके से करिए। इस सेगमेंट का एक अच्छा, बहुत अच्छा और लास्ट क्वेश्चन है
कई CSOs जो हैं वो कम्युनिकेशन पर समय और संसाधन तो बहुत खर्च करते हैं, मतलब पैसा भी डालते हैं और समय भी लगाते हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट होता है वो उतना प्रभावशाली नहीं बनता है। आपके अनुसार इंडिकेटर या मैट्रिक्स के आधार पर यह मूल्यांकन किया जा सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन के प्रयास वास्तव में विजिबिलिटी, डोनर कॉन्फिडेंस, कम्युनिटी इंगेजमेंट, पार्टनरशिप और फंड रेजिंग आउटकम्स को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा किया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम उनको जो है ना सही से मेजर नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है आपको कम्युनिकेशन को सिर्फ रीच, फॉलोअर्स और व्यूज से मेजर नहीं करना चाहिए। राइट। आपको उसको मेजर करना चाहिए कि क्या आप एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप कर पा रहे हो। तो इंडिकेटर्स जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग होना हाँ, चाहिए। ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए। वो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, इट कुड बी दैट, इट कुड कितने बी फुटफॉल हैं, कितना फुटफॉल्स आ रहे हैं, रोज हो रहे हैं, कितने क्लिक्स उसमें रोज हो रहे हैं। आप अगर उसमें जैसे कह रहे हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे क्लिक करिए और आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करिए, वो सब्सक्राइबर कितने बढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर यूज फॉर वेटिंग द एपेटाइट। सोशल मीडिया एक हुक का काम करती है आपको वेबसाइट पे लेके आने का। तो जब वो वेबसाइट पे लेके आती है वो न्यूज़लेटर, इसका मतलब है कि वो वहां से नेक्स्ट स्टेप, जो सोशल मीडिया से नेक्स्ट स्टेप आपकी वेबसाइट पे आया, उसने डोनर का बटन देखा, उसने क्लिक किया और आपको डोनेट पे उसने दे दिया। तो वो आपका हो पा रहा है। या आप देखिए डोनर की रिटेंशन हो पा रही है या नहीं हो पा रही। आपके पास एक ईयर की फंडिंग से मल्टी ईयर फंडिंग आ पा रही है नहीं आ पा रही। या आपका जो है पॉलिसी इन्फ्लुएंस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, मीडिया आपको कितना कवरेज कर पा रहा है। तो अगर आप ये एक बाकी सारे फैक्टर्स को भी आप कर पाएंगे तो मुझे लगता है आप अच्छे तरीके से एवेल्युएट कर पाएंगे अपने कम्युनिकेशन को। क्योंकि कम्युनिकेशन को आप सिर्फ लाइक, फॉलोअर्स और व्यूज से मेजर मत करिए। मेरा ये इस पे ये टेक है। इसमें रिलेशनशिप मेजर करिए बेसिकली। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जनरली लोग क्या है रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं प्लेटफॉर्म से और उससे आकलन करते हैं कि आपकी पोस्ट का क्या इम्पैक्ट जी है। जी जी। तो आपने वो बहुत अच्छी बात कही कि उसका रिलेशनशिप इम्पैक्ट देखिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं दूसरे फॉर्म में इसी क्वेश्चन को फिर से दोबारा दूसरी तरह से पूछना चाहूँगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जी, बहुत जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पे काम करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उनका ऑर्गेनिक रीच नहीं बढ़ रहा है। उसको कैसे बढ़ाया जाए? जो आपने कहा कि डोनर रिटेंशन कैसे बढ़ाई जाए, वो कैसे हो सकता है? वो टूल्स क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है कि आपको इसके लिए अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना पड़ेगा। तो और अपने डोनर की नीड को समझना पड़ेगा और जिस प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल हैं उनको समझना पड़ेगा और बार बार उसको एनालाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल एल्गोरिथम, सोशल मीडिया एल्गोरिथम इज चेंजिंग लाइक अ फायर। सो यू हैव टू बी वन थिंग, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन पोस्टिंग। आपको वो कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी। राइट। दूसरा है उसके अंदर आपको जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बताया, सो यू नीड टू फॉलो दैट स्ट्रक्चर। उसके अंदर हमारा जैसे जर्नलिस्ट का हमारा एक स्ट्रक्चर होता है कि 5W and 1H। जो क्या हमारा है ये 5W and 1H इज, हम अपनी कहानी में बताते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हु एंड हाउ। ये सारी चीजें जब आ जाती हैं तो आपकी पूरी की पूरी पोस्ट कंप्लीट होती है। आप रेगुलर उसकी कैंपेन करते रहें। आपको बेसिकली डोनर को एंगेज करना है। हम क्या करते हैं, हमने पोस्टिंग करी और हम सोचते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया। आप जब तक उसमें एक एंगेज नहीं करेंगे, वो आप एंगेज तो कैसे जैसे करेंगे? इसको थोड़ा पोल और करें। हाँ, ये बात ही आप मैं उसमें पूछने वाला पोल था। करें, आप उसमें लोगों से माने कि हम तो ये कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। कुछ अगर वो इंटरेक्शन शुरू कर रहे हैं, आप मान लीजिए आपका सोशल मीडिया बहुत सफल अच्छी है। बात है। तो आफ्टर पोस्टिंग ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो हम मिस कर रहे हैं, उसे हमें ध्यान रखना चाहिए। राइट। इसी से ही तो आपका एक हो गया जैसे सीटीआर होता पोल है। करें। हाँ प्लीज, सीटीआर क्या है? सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर। तो आप अगर पोस्ट जाते हैं तो एक इसमें सीटीआर होता है कि कितने लोगों ने क्लिक किया, कितना टाइम वहां एंगेज किया और फिर क्या नेक्स्ट एक्शन लिया। पोल अगर पे गए या डोनेट बटन पे गए, अगर उसमें डोनेट था, या कॉल किया, बुक नाउ, या जो भी आपका एक एक्शन पॉइंट उसमें आ रहा है उस पर अगर क्लिक किया तो मान लीजिए वो आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गया। और एक कम्युनिकेशन के लिए जैसे सिंपल मॉडल होता है SMCR का, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर।
इसके बीच में अगर कहीं ना कहीं नॉइज है तो मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन ब्रोकन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और मुझे मालूम है कि सोशल मीडिया पे चर्चा इस छोटे से पॉडकास्ट में नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि हमें एनजीओज के लिए एक अलग से सोशल बिल्कुल। मीडिया वर्कशॉप करनी चाहिए। बिल्कुल तो श्योर। मुझे लगता है जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं आप चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये विषय इम्पोर्टेंट है और इसकी डिटेल में आप इसको सीखना चाहते हैं, इसकी विधाओं को सीखना चाहते हैं, तो हम लोग आपके रिस्पांस पे एक बहुत जल्दी एक दिन का या 2 दिन का ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें हम पूरे दिन एक्सपर्ट्स के साथ आपके सोशल मीडिया हैंडल को कैसे, उसकी ऑर्गेनिक रीच को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी प्रेजेंटेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसकी विजिबिलिटी को कैसे आगे ले जाया जाए, इन सब पर हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसा मुझे बिल्कुल, लगता है कि बिल्कुल, करना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं समय को ध्यान में रखते हुए हमारा जो नेक्स्ट राउंड है रैपिड रिस्पांस राउंड, जी उसकी तरफ ले जाएंगे श्योर आपको। श्योर। पहला सवाल है रैपिड रिस्पांस राउंड का, ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन चैनल है जिसे किसी भी सीएसओ को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? तो मैं बोलूँगा वेबसाइट। क्या बात है। तो वेबसाइट जो होती है वो बेसिकली आपकी डिजिटल आइडेंटिटी तो होती है। आप सुन लीजिए, जितने लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई है और बनाई है लेकिन बहुत पहले बनाई थी, उसको अपडेट नहीं करते हैं रेगुलरली, तो प्लीज आज के बाद जाइए और अपनी वेबसाइट को अपडेट करना या उसको बनाने का काम शुरू करिए। सेकंड क्वेश्चन है, एनुअल रिपोर्ट या सोशल मीडिया, अधिक क्रेडिबिलिटी आप किसको देंगे? मैं बोलूँगा एनुअल रिपोर्ट जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करती है, सोशल मीडिया जो है वो विजिबिलिटी एस्टैब्लिश करता है, और दोनों मिलकर ट्रस्ट एस्टैब्लिश करते हैं। क्या बात है। तो ये दोनों ट्रस्ट चाहिए, तो ये दोनों आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या आज के समय में कोई ग्रासरूट एनजीओ बिना डिजिटल प्रेजेंस के सफल हो सकता है? मैं कहूँगा आजकल के टाइम में डिजिटल प्रेजेंस नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं रही अब ये। तो आपको होना ही होना है बहुत अच्छी डिजिटली बात है। अवेलेबल। इन्होंने कहा कि डिजिटल प्रेजेंस नेसेसरी है, कंपलसरी है, इट्स नेसेसिटी ऑफ द टाइम, राइट? राइट, बिल्कुल। मतलब ये हमें कोई ऐसा ऑप्शनल नहीं ग्लोरीफाई है। करने के लिए ऑप्शन नहीं है। यस यस राइट। यस यस यस। फोर्थ क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय एनजीओ सबसे बड़ी कौन सी गलती करते हैं? कॉमन कौन से मिस्टेक्स आपको देखने में आता है एज एक्सपर्ट? सो मुझे लगता है कि वो जो है, मुझे ऐसा देखा जाता है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में रह के वी ब्लो आवर ओन ट्रम्पेट। हम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ज्यादा बोलने लग जाते हैं और अपनी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं, और हमारा जो डोनर है हम अपनी वो जो कम्युनिटी को ही देखने के लिए आपके पेज पे आता बहुत है। इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने कि हमें अपनी जो पोस्ट, हम जब कंटेंट बना रहे हैं पोस्ट करते समय, तो अपने बारे में या काम के बारे में या प्रोग्राम के बारे में नहीं एक्सप्लेन करना है, बल्कि जो किया है, जिनके लिए किया है, वो हाईलाइट करना है। बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा एक डॉक्यूमेंट है जो किसी एनजीओ के इम्पैक्ट को सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से दर्शाता है? इम्पैक्ट रिपोर्ट। इम्पैक्ट रिपोर्ट, बहुत अच्छी बात है। सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट हर एक प्रोग्राम की आप जरूर बनाइए, क्योंकि वही है जो आपके काम को आगे ले जाने में, आपके इम्पैक्ट को क्रिएट करने में, ऑर्गेनाइजेशंस की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। लास्ट क्वेश्चन है सर इस सेगमेंट का, प्रत्येक एनजीओ लीडर को कौन सा एक कम्युनिकेशन स्किल अवश्य विकसित करना चाहिए? मुझे लगता है वो लिसनिंग है। लिसनिंग है। क्योंकि अच्छा कम्युनिकेशन बोलने से नहीं, सुनने से शुरू होता है। एंड आई थिंक हमारे साथ आप लाइव एग्जाम्पल हैं, आप खुद लीडर हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने एज अ गेस्ट आए हैं और आज Thank you हमें so होस्ट much. कर रहे हैं। Thank यू आर you द so much. लाइव एग्जाम्पल हाउ Thank you. लिसनिंग कुड बी अ बिगेस्ट टूल फॉर अ गुड लीडर। थैंक यू सो मच। आपका ये अप्रिसिएशन ही हमारी ताकत है, और हम इसी के अप्रिसिएशन के थ्रू ही आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, हालांकि मैंने सोचा नहीं था ये पूछूंगा, लेकिन क्योंकि ये ज़रूरी है, एआई टूल्स पे हम लोगों ने बात की है, तो क्या ऐसा कौन सा एआई टूल है जिसे हर एनजीओ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल को अवश्य सीखना चाहिए? आप चाहे कंपनी का नाम ना बताएं, बट क्या है टूल्स, वो बता सकते हैं प्लीज। मुझे लगता है चैट जीपीटी, उसको एज अ थिंकिंग पार्टनर यूज करिए। थिंकिंग पार्टनर। थिंकिंग पार्टनर यूज करिए, जब आपको सजेशंस चाहिए तब यूज करिए, बट उसमें अपना जो है ऑथेंटिसिटी
और अपना एक्सपीरियंस को जरूर काउंट करें और एम्पैथी ना भूलें, जिससे आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी थी, एनजीओ की। वेरी नाइस। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे सारे सवालों का जवाब दिया है। अब हम अपने लास्ट राउंड में हैं, जो ऑडियंस राउंड है, जिसमें हम लोग जो हमारे सवाल, करण जी मैं बताऊं थोड़ा कि जब हम लोग सब्जेक्ट को पुश करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने सवाल भेजती हैं जी। और उसको हम लोग शॉर्टलिस्ट कर कर जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से कुछ प्रमुख क्वेश्चनों को जो सब्जेक्ट रिलेवेंट है उनको सामने रखते हैं। और क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ उपस्थित नहीं है, इसलिए वो उनके मतलब हमारी टीम उनके बिहाफ पर वो क्वेश्चंस पूछती है। जी। तो पहला क्वेश्चन पूछने के लिए जो क्वेश्चन भेजा है वो है धार फाउंडेशन भोपाल से, मध्य प्रदेश में काम करती है। उनके सवाल को पूछने के लिए मैं अपनी कलीग डॉक्टर एकता को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और उनका सवाल पूछें। Hi, myself Dr. Ekta Vyas, and my question is many grassroots CSOs lack dedicated communication professionals and robust documentation systems. So, how can donor CSR programs and capacity building institutions support organizations in strengthening these critical functions rather than treating them as an administrative overheads? तो बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, और मैं बोलना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन जो है ना, वो बजट से शुरू नहीं होता, वो माइंडसेट से शुरू होता है। तो आजकल के युग में आप देख रहे हैं कि कितने सारे क्रिएटर हैं जो कि गांव से ही रील्स बनाते हैं, और वो पीछे देखिए उनके कि चूल्हा होता है, वो काम कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, और अपनी बात को कितना दृढ़ता से रख पा रहे हैं, कितनी स्ट्रांगली रख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी फोन अगर आपके पास है, चाहे वो सिंपल सा ही फोन है विद अ बेसिक कैमरा, वो भी आपका बहुत है। अगर आप रियल स्टोरीज बता पा रहे हैं, ऑथेंटिक फोटोज, मतलब जिसमें एआई यूज ना हो, वो रियल फोटोज, रियल स्टोरीज और कंसिस्टेंसी, निरंतर प्रयास करते रहिए। और छोटे छोटे जो टूल्स हैं आपका, अगर आप उसको इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, एक ऐप, बहुत सारी ऐप है जिसमें से एक ऐप सीखो भी है, तो वहां से भी आप कुछ एआई टूल सीख सकते हैं। अपनी वेबसाइट को मेंटेन रखिए और अपने इम्पैक्ट को अपनी वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया पे दिखाते रहिए, एंड दीज आर इनफ। अपना माइंडसेट बदलिए और आप दुनिया को बदल सकते हैं। यही मेरा संदेश है। बहुत अच्छा है। अगला सवाल करण जी, विकास संवाद मध्य प्रदेश की ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पूछने के लिए हमारी कलीग श्वेता हैं, जिनको मैं बुलाना चाहूँगा। श्वेता, प्लीज़ आप करण जी से अपना सवाल पूछिए। Hello sir, my name is Shweta and my question is what are the 5 essential documents every CSO should maintain to strengthen credibility with donors and government agencies? ओके, तो मैं इसके लिए बेसिकली एक फ्रेमवर्क देना चाहता हूँ। उस डॉक्यूमेंट को कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, या उस डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसे रख सकते हैं, तो वो जो फ्रेमवर्क है उसको मैं बोलता हूँ PACT, पैक्ट का नाम देता हूँ। जब भी आप वो डॉक्यूमेंट बनाएं तो पहली चीज जो आप ध्यान में रखें वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो वो चैलेंज, जो मेन प्रॉब्लम थी, उसमें जरूर दिखाएं। वो पहले उसमें आना चाहिए कि चैलेंज क्या था, क्या प्रॉब्लम थी जब आपने वो स्टार्ट किया। दूसरा, एक्शन, आपने वो एक्शन क्या लिया, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर, उसको ओवरकम करने के लिए। तीसरा, उस एक्शन लेने के बाद क्या चेंज आया है। और फाइनली एक टेस्टिमोनियल, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो आपके स्टेक होल्डर का हो, चाहे वो बेनिफिशियरी का हो, वो जरूर होना चाहिए। तो क्या बन गया मिलके? प्रॉब्लम, एक्शन, चेंज एंड टेस्टिमोनियल, पैक्ट। अगर आप ये तीनों चीजें और या चारों चीजें रखते हैं एक अच्छे डॉक्यूमेंट में, तो मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्टफुल डॉक्यूमेंट निकल के आएगा और आपको मदद करेगा अपनी कहानी को बेहतर लिखने में और लोगों को पहुंचाने में। बहुत अच्छा कहा आपने। ये पैक्ट को एक बार प्लीज रिपीट करिए हमारे दर्शकों के लिए। पैक्ट, P फॉर प्रॉब्लम्स, P फॉर प्रॉब्लम, A फॉर एक्शन, A फॉर एक्शन, C फॉर चेंज, C फॉर चेंज, एंड T फॉर टेस्टिमोनियल, T फॉर टेस्टिमोनियल। तो ये पैक्ट को याद रखिए, ये आपको हेल्प करेगा आपके काम को आगे बढ़ाने में। अगला सवाल है जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ऑडियंस राउंड का, ये यूथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हिमाचल प्रदेश की, उनका सवाल है। और इस सवाल को पूछने के लिए मैं हर्षिता को इनवाइट करूंगा। हर्षिता, प्लीज करण जी से अपना सवाल पूछिए।
Hello, sir. I am Harshita, and my question is how can a small grassroots organization build an effective communication strategy with limited financial and human resources? ओके हर्षिता जी, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे लगता है हर एनजीओ में ये सवाल पूछा जाता है। तो एक स्ट्रैटेजी का मैंने आपको पहले भी एक फ्रेमवर्क दिया है राइट। और आप मुझे लगता है उस फ्रेमवर्क को ध्यान में रख सकते हैं। और कुछ मैं आपको 10 बातें बताना चाहूँगा एक कम्युनिकेशन इकोसिस्टम जो हम लोगों ने किया है। तो याद रखिए, डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन को सम अप अगर हम करें तो उसमें यही है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, बेसिकली वो नॉलेज हमारी प्रिजर्व करता है, इसलिए आप डॉक्यूमेंट ज़रूर करें। वही एक अच्छी स्ट्रैटेजी में आपको वो बिल्डअप करने में इस्तेमाल करेगा। कम्युनिकेशन आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है। डेटा जो है, डेटा स्टोरीज जो होती है वो परसुएड करता है कि देखिए इतने लोगों ने किया है, हमें भी करना है। और दूसरा जो अगला पॉइंट है, एक्टिविटीज जब आप दिखाते हैं तो उसको इस तरीके से दिखाएं कि जिसमें आप एक चेंज दिखाएं, एक बिहेवियर चेंज को जो आप जो है उसमें दर्शाएं। और विजिबिलिटी को जो है ज़रूरी है, इसलिए उसको भी कहीं ना कहीं बताइए कि कहाँ उसको मीडिया कवरेज आया। तो इन सब चीज़ों को जब आप मिला के प्रस्तुत करेंगे तो मुझे लगता है एक अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। और बाकी बहुत सारा ढेरों ज्ञान हमारा इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव रखिए, डोनर को फोकस में रखिए, फिर वो अपना जो है स्ट्रैटेजी बनाइए, अपनी टारगेट ऑडियंस को बहुत ध्यान में रखिए। और मुझे लगता है कि प्रॉपर रोल डिस्ट्रीब्यूशन करिए। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी हम बना लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, बट हम Role ये भूल distribution. जाते हैं कि किसने क्या क्या करना है, किसका रोल है। और जब हमारा रोल सही से डिफाइन नहीं होता तो वो अचीव भी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जब आप रोल डिफाइन करेंगे और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही है। और हम अपने अंतिम सवाल की तरफ इस पॉडकास्ट के जाएंगे। अंतिम सवाल गुजरात की दृष्टि फाउंडेशन ट्रस्ट है, जिनका सवाल है। मैं उसके लिए अपनी कलीग आशीष जी को इनवाइट करना चाहूँगा। आशीष, you may ask your question with the Karan ji. Hello, good afternoon, sir. This is Ashish, and I would like to ask this question that many NGOs have inspiring stories, but they struggle to present them effectively. What simple framework can organizations use to convert field activities into compelling impact stories? Thank you. बहुत अच्छा सवाल है आपका आशीष जी, और आई थिंक मैंने इसका पहले भी उसका उत्तर दिया है और मैं उसी को दोहराना चाहूँगा जो कि पैक्ट है हमारा। तो एक अच्छी कहानी में अगर आप अच्छे से प्रॉब्लम डिफाइन कर पाते हैं, उसको टाइम दीजिए। प्रॉब्लम ये होता है कि हम सफिशिएंट टाइम नहीं देते प्रॉब्लम को बताने के लिए और रश मोड में रहते हैं। तो आप कम लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए, प्रॉब्लम को लिखिए। उसके बाद आप उसमें एक्शन बताइए कि क्या उसमें ऑर्गेनाइजेशन ने एक्शन लिया। तीसरी चीज़, उसमें चेंज दिखाइए कि वो एक्शन लेने से क्या क्या चेंज आया, कितनी फैमिलियों ने वो कर लिया और कैसे अब वो ट्रेनिंग कर रही हैं आगे और एक इकोसिस्टम खड़ा कर रही हैं जो सस्टेनेबल मॉडल है। और लास्ट में जो है उनके टेस्टिमोनियल्स दिखाइए। ये प्रूव करता है कि ये आप नहीं बोल रहे, ये कम्युनिटी की आवाज़ है और कम्युनिटी की आवाज़ बहुत स्ट्रांग होती है और रियल होती है और सच होती है और वो दिलों तक पहुंचती है, चाहे वो डोनर हो, चाहे आपके स्टेक होल्डर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो विद दिस आई वुड अगेन रिपीट माय फ्रेमवर्क टैक्ट। थैंक यू, वेरी नाइस करण जी। आपने तीनों फेजेस में, तीनों सेगमेंट में बहुत अच्छे आंसर दिए। स्पेशली मैं अप्रिसिएट करूंगा कि आपने इन जनरल आंसर नहीं दिए, बल्कि साथ में आपने एक टेक्निकल जो नो हाउ है, जो पॉइंट्स हैं, जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उनको भी आपने बताया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये छोटा सा पॉडकास्ट जो इतने बड़े सब्जेक्ट पे, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो कि एक ट्रस्ट बिल्डिंग या विजिबिलिटी इंक्रीज एनहेंसमेंट का टूल्स है, उसको आपने एक्सप्लेन किया हमारे दर्शकों को। इस विषय पर पूरा एक अच्छा, एक समराइज्ड, अगर मैं कहूँ तो एक तरह से आपने एक क्या कहेंगे इसे, एक तरह का पैक्ट दिया Yes, है। बिल्कुल। एक तो एक पावरफुल एक पैक pack, है, yes. पावरफुल पैक ये सेशन है। और इस को एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं अपने
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग आपकी कम्युनिकेशन टीम है या जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनको भी दिखाइए, बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, जिससे कि इस विषय को हम लोगों तक पहुंचा सकें। और जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट है वो यही है कि इस विषय को लोग समझें, देखें, एज अ रेफरेंस यूज करें और आने वाले समय में अपने काम को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसको कैसे सुदृढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं, इस माध्यम से आगे बढ़ें। आज हमारे बीच में करण जी आए, मुझे मालूम है कि आप उनको और सुनना चाहते हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम कम्युनिकेशन पे या सोशल मीडिया पे या और इससे जुड़े विषयों पर अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आगे आप चाहते हैं कि इस तरह के और विषयों पर भी हम चर्चा करें, आपसे जुड़े जो मुद्दे हैं, जो आज के समय में जिनकी ज़रूरतें हैं, तो आप उन विषयों को भी हमें सजेस्ट करिए। हमारा मेल आईडी आपको यहाँ नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस मेल आईडी पर लिख सकते हैं। आप अपने सुझाव दे सकते हैं इस पॉडकास्ट के बारे में। अगर आपको लगता है कुछ हमें और सुधार करना चाहिए तो वो भी लिखिए, अन्य सुझाव भी दीजिए। इन सब का स्वागत है। और आप सभी की तरफ से मैं करण कपूर जी का पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप आए और आपने अपना समय दिया और इतनी अच्छी बातें की। रियली हम सब के लिए बहुत उपयोगी है और आने वाले समय में ये बहुत यूजफुल रहेगी। आज का पॉडकास्ट यहीं तक। ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट से आप जुड़े, आपने इसको देखा, इन सब के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि प्लीज़ इसको क्लिक करिए, इसको लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, अपने दोस्तों और जो नोन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ तक पहुँचाइए, जिससे कि इसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके और सक्षम के माध्यम से हम आपको सक्षम करने का जो काम शुरू कर रहे हैं, जो अभियान चला रहे हैं, उसमें हम सफल हो सके। मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूं और करण कपूर जी को क्लोजिंग लाइन के लिए कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो आपको एक अपील कर सके, मैं उनको इनवाइट करता हूं। करण जी प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष सर, एंड इट्स अ प्योरली ऑनर टू बी विद यू एंड टू हैव अ स्टेज शेयरिंग विद यू, एंड आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। और मेरी यही कोशिश थी कि मैं बहुत ही सरल शब्दों में कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझा पाऊँ। बट अगर कोई और प्रश्न है या कोई क्वेरी है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। आप लोग अपना कमेंट ज़रूर करिए और ISRN पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जो गेस्ट सर लेके आ रहे हैं और जिस तरीके से हम उनके साथ सर बात कर रहे हैं बहुत सुंदर है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड थैंक यू सो मच। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और ISRN। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच।